ओके जी स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से एम्ब्रियोलॉजी की। आपकी जो सीवीएस होती है इसकी हम एम्ब्रियोलॉजी आज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इस एम्ब्रियोलॉजी में जो हम पहला टॉपिक जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी एक तरह से फीटल सर्कुलेशन, ठीक है। कौन सा टॉपिक होगा? वो होगा आपकी एक तरह से फीटल सर्कुलेशन। के फीटल सर्कुलेशन क्या होती है? पहली बात तो ये है कि फीटल सर्कुलेशन से मुराद ऐसी ब्लड सर्कुलेशन होती है, ठीक है। आपने कहना है जो फीटल सर्कुलेशन होती है ये एक ऐसी ब्लड सर्कुलेशन होती है जो बिफोर बर्थ बेबी के अंदर होती है, ठीक है। आपने कहना है कि जो फीटल सर्कुलेशन होती है ये ऐसी ब्लड की सर्कुलेशन होती है जो बिफोर बर्थ एक बेबी के अंदर होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जो फीटल सर्कुलेशन है इसकी जरूरत क्यों है, यानी कि हमें जो फीटल सर्कुलेशन है इसको डिस्कस करने की, और अल्लाह ताला की तरफ से ये जो फीटल सर्कुलेशन की जो डेवलपमेंट होती है बेबी के अंदर वो क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो फीटल का जो लंग्स होते हैं, यानी कि जो बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते, ठीक है। जो बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते। जब बच्चे के जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, वो जब प्रॉपर मैच्योर नहीं होते, जब वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते तो उसकी वजह से वो आपके ब्लड को प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजनेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। आपने कहना है कि क्वेश्चन ये है कि यार ये फीटल फीटल सर्कुलेशंस क्यों होती हैं? ये अपने आप को अनम्यूट कर लें, म्यूट कर ले, सॉरी। आपने कहना है कि ये जो आपकी फीटल सर्कुलेशंस होती है ये क्या होती है कि ये आपकी बिफोर बर्थ आपके बेबी के अंदर होती है। फिर आपसे ये पूछते हैं कि यार फीटल सर्कुलेशन को पढ़ने की क्या जरूरत है और फीटल सर्कुलेशन अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है? तो आपने कहना है कि यार ये फीटल सर्कुलेशन इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से बनाई गई है क्योंकि जो बेबी के जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते। जब वो बेबी के जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर मैच्योर नहीं होते तो इसलिए वो जनाब आप बेबी के जो ब्लड होता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेट नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि जो मदर का जो प्लासेंटा होता है उसको लंग्स की जिम्मेदारी मतलब कि सौंप दी। यानी कि आप कह सकते हैं कि बिफोर बर्थ बेबी के अंदर जो प्लासेंटा होता है वो प्लासेंटा एज अ लंग्स के तौर पर काम करता है, और वो जो ब्लड होता है उसको प्रॉपर क्या करता है, एक तरह से ऑक्सीजनेट करता है। और फिर आपको पता है कि जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं, पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके हार्ट की तरफ आती हैं। लेकिन आपने कहना है कि जो प्लासेंटा होता है वो बिफोर बर्थ लंग्स के तौर पर काम करता है, और जबकि जो अम्बिलिकल वेन्स होती हैं, जो हम पढ़ेंगे, जो एक होती है, जो अम्बिलिकल वेन होती है, ये एज अ पल्मोनरी वेन के तौर पर काम करती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो फीटल का जो हार्ट होता है उसकी तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो लाजमी नोट करना है कि सबका क्या सीन होता है। अब हम आगे आते हैं और हम जो है वो डायग्राम जो है उसको मैं ड्रा करता हूँ, और डायग्राम से मैं आपको सारा जो है वो समझा देता हूँ। फिर मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो एक तरह से थ्योरी से लिखूंगा और आपके सारे जो क्वेश्चन होंगे वो एक तरह से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन की आपको पता चल गई कि दो क्वेश्चन है, ये क्यों होती है और ये अल्लाह ताला ने क्यों बनाई है और इसका सारा क्या सीन होता है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये होता है आपका जो आपके प्लासेंटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मदर होती है, मदर के तरह मैंने एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि जो नेटवर्क ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्लासेंटा। अब जो प्लासेंटा होता है उससे क्या होता है, उस प्लासेंटा से निकलती है एक वेन, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो प्लासेंटा होता है उस प्लासेंटा से एक वेन निकलती है, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है। यानी कि इस तरह ऊपर की तरफ जाती है। प्लासेंटा से एक वेन निकलती है जो ऊपर की तरफ जाती है, और इस वेन को हम कहते हैं अम्बिलिकल वेन, ठीक है। क्या कहते हैं, इस वेन को हम कहते हैं आपकी एक तरह से अम्बिलिकल वेन कहते हैं, ठीक है। प्लासेंटा से क्या निकलेगी, प्लासेंटा से एक वेन निकलेगी जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल वेन। ये जो वेन होती है ये ऊपर की तरफ जाती है, और जब ऊपर की तरफ जाती है तो जो बेबी होता है, ठीक है, यानी कि जो बेबी होता है उस बेबी का जो एक तरह से लीवर होता है उस लीवर की तरफ जाती है, ठीक है। यानी कि अम्बिलिकल वेन जो होती है जो बेबी के अंदर एज अ पल्मोनरी वेन के तौर पर काम कर रही है, उसने प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है, और कहाँ पे चली जाती है, वो आपके बेबी के जो लीवर होता है उस लीवर की तरफ जो है वो चली जाती है, ठीक है, लीवर की तरफ चली जाती है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, और उसी एमसीक्यूज को जो है वो मैं आपके जो है डिस्कस करूंगा। आपने साथ साथ जो है वो समझते जाना है, जिस तरह मैं आपको समझाऊं आपने इसी तरह नोट्स बनाने हैं। जो आपकी एक तरह से अम्बिलिकल वेन होती है ये ऊपर की तरफ जाती है और लीवर के पास चली जाती है। जैसे ही लीवर के पास जाती है तो साथ क्या होता है कि एक और वेन होती है, ठीक है, एक और वेन होती है जो अम्बिलिकल वेन के साथ साथ जो है वो एक तरह से उसके पास जाती है, इसके लीवर के पास जाती है, ठीक है। यानी कि अम्बिलिकल वेन के साथ साथ एक और वेन होती है जो लीवर के पास जाती है। इस वेन को हम कहते हैं आपके तरह से पोर्टल वेन, ठीक है। इस वेन को हम क्या कहते हैं, इस वेन को हम कहते हैं पोर्टल वेन कहते हैं।
अब जब अम्बिलिकल वेन और पोर्टल वेन आपके लीवर के पास पहुंच जाती है, तो जो पोर्टल वेन होती है ये लीवर के अंदर मजीद डिवाइड हो जाती है, इस तरह दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, किस में डिवाइड हो जाती है? पोर्टल वेन जो है वो लीवर के अंदर जाके दो ब्रांचेस देती है। एक को हम कहते हैं आपकी राइट पोर्टल वेन, ठीक है, यानी कि आपने कहना एक को हम कहते हैं आपकी राइट पोर्टल वेन कहते हैं, और जो दूसरी ब्रांच होती है उसको हम कहते हैं आपकी एक तरह से लेफ्ट पोर्टल वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक हम राइट पोर्टल वेन कहेंगे और दूसरी को हम कहेंगे आपकी लेफ्ट पोर्टल वेन कहेंगे। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। वो एमसीक्यूज कौन सा आता है? वो कहते हैं कि यार जो आपकी एक तरह से होती है, जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन बच्चे के लीवर में जाके, यहाँ पे अपने एमसीक्यूज नोट करना है, वो पूछते हैं कि जो अम्बिलिकल वेन होती है बच्चे के अंदर, जो अम्बिलिकल वेन होती है वो लीवर के अंदर जाके कौन सी ऐसी वेन होती है जिसके साथ एनास्टोमोज करती है, कौन सी ऐसी वेन होती है जिसके साथ जाके मिलती है। तो आपने कहना कि जो अम्बिलिकल वेन होती है ये बच्चे के अंदर जाके जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है, ये ऊपर, ये जो आपकी पोर्टल वेन होती है ना, ये जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है, अम्बिलिकल वेन पोर्टल वेन से ऊपर से गुजरती है, और जो आपकी एक तरह से लेफ्ट पोर्टल वेन है, जो लेफ्ट पोर्टल वेन है उसके साथ एनास्टोमोज करती है, उसके साथ जाके मिलती है। ठीक है, जैसे ही आप जो लेफ्ट पोर्टल वेन के साथ आपकी एक तरह से जो अम्बिलिकल वेन मिलेगी, तो इससे आगे क्या होता है? देखो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि पोर्टल वेन और आपकी अम्बिलिकल वेन, आपकी लेफ्ट पोर्टल वेन एनास्टोमोज करते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि आज जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, ठीक है, जब बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, उसमें क्या होता है कि उसमें आपके बेबी का जो ब्रेन होता है, ब्रेन को सबसे ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होती है एज कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये है कि यार आपका जो ब्लड होता है वो लीवर से आपके हार्ट की तरफ सारा क्यों जाता है, यानी कि लीवर को इतना कम ब्लड क्यों मिलता है? आपने कहना है कि जब बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान उसका जो ब्रेन होता है, ब्रेन की जो है वो डेवलपमेंट हो रही होती है, और ब्रेन जो होता है जो वाइटल ऑर्गन होता है पूरे बॉडी में, जो फीटल की जो एक तरह से पूरी बॉडी होती है, उसमें जो उसका एक तरह से उसका जो ब्रेन होता है वो एक वाइटल ऑर्गन होता है, और उसी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस होती है कि उसी को ब्लड ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, क्योंकि जब बच्चे का ब्रेन सही तरह डेवलप नहीं होगा तो बच्चा मेंटली रिटार्ड होगा और पूरी जिंदगी वो सफर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने कहना है कि क्या होता है कि ये जो लेफ्ट पोर्टल वेन और आपके अम्बिलिकल वेन के दरमियान जो एनास्टोमोस बनता है, ये क्या करती हैं, ये सारे का सारा जो ब्लड होता है ये किसको दे देती है? ये आपके हार्ट को दे देती है। अब क्वेश्चन ये कि आपके हार्ट को कैसे देती हैं? अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एक क्या होता है कि आपका जो बेबी होता है उसका क्या होता है? हार्ट होता है। ठीक है, इस तरह बेबी का क्या होता है? हार्ट होता है। अब ये जो हार्ट होता है इसमें आपको पता है कि एक राइट एट्रियम होता है और आपको पता है कि लेफ्ट एट्रियम होता है। फिर आपका क्या होता है कि आपका राइट वेंट्रिकल्स होता है और आपके एक तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये आपको पता है। अब ये जो आपका एक तरह से जो इसमें जो आपका राइट एट्रियम है ना, ठीक है, राइट एट्रियम है, इसके तरफ एक और वेन आती है। ठीक है, इसकी तरफ एक और वेन आती है जिसको हम कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, यानी कि इस तरह एक वेन आती है नीचे से उसके फीटल के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं आपका इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है, ये सारे का सारा जो एक तरह से ब्लड होता है, ठीक है, यानी कि जो सारे के सारा जो ब्लड होता है वो आपके राइट एट्रियम में डाल देता है। देखो यहाँ पे आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब तक आपकी अम्बिलिकल वेन ने आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होना होता है, यानी कि ये आपका इंफीरियर वेना केवा है ना, तो अम्बिलिकल वेन ने बच्चे के हार्ट तक ब्लड पहुंचाने के लिए इस इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन होना होता है, इस इंफीरियर वेना केवा के साथ जाके मिलना होता है। जब तक आपकी एक तरह से अम्बिलिकल वेन इस इंफीरियर वेना केवा के साथ नहीं ना मिलती, तो इस इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इस बात को आपने समझना है। और यहाँ पे एक आपका दूसरा एमसीक्यूज कवर होना है। आपने कहना है कि जो आपकी इंफीरियर वेना केवा होता है ना, जब तक अम्बिलिकल वेन उसके अंदर इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन नहीं होती, इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन नहीं करती, उस वक्त तक आपका जो इंफीरियर वेना केवा होता है इसमें सबसे ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है जी, आपने कहना है। फिर क्या होता है कि जो आपकी एक तरह से अम्बिलिकल वेन होती है, ये अम्बिलिकल वेन जो होती है ना, इससे एक डक्ट निकलती है। ठीक है, देखो आपका जो अम्बिलिकल वेन है ये आपका एक तरह से इंफीरियर वेन के बाद, अब इसके दरमियान एक डक्ट होनी चाहिए जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करे, एक होल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इनके दरमियान एक प्रॉपर डक्ट होनी चाहिए, एक ट्यूब होनी चाहिए जो इन दोनों को कनेक्ट करे, ना कि एक होल होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है इससे एक डक्ट निकलती है जो कि किसके साथ जाके मिल जाती है?
जो कि आपके इंफीरियर वेना केवा के साथ जाके मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो डक्ट होती है इसको हम कहते हैं डक्टस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डक्टस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी डक्ट जो आपके अम्बिलिकल वेन और आपकी इंफीरियर वेना केवा को आपस में ज्वाइन कर रही होती है, उसको हम कहते हैं, उसको डक्टस कहते हैं। अब ये जो डक्टस होती है ना, ठीक है, एक होती है आपकी डक्टस विनोसस होती है और एक होती है आपकी डक्टस आर्टीरियोसस होती है। अब मतलब कि हम क्यों कहते हैं कि डक्टस विनोसस है या डक्टस आर्टीरियोसस है। डक्टस का मतलब तो ये हो गया, डक्टस का मतलब आपको क्लियर हो गया कि ये एक डक्ट होती है, एक प्रॉपर ट्यूब होती है, ठीक है। अब जब विनोसस आएगा, ठीक है, जब टर्म आएगी विनोसस, विनोसस का मतलब ये होता है कि ऐसी डक्ट होती है, यानी कि आपने कहना कि डक्टस विनोसस एक ऐसी डक्ट होती है जो दो वेन्स के दरमियान होती है, ठीक है। यानी कि डक्टस विनोसस ऐसी डक्ट होती है जो दो, बिल्कुल ऐसी दो वेन्स के दरमियान होती है। अब ये जो डक्टस विनोसस है, क्योंकि ये आपकी अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के दरमियान है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डक्टस विनोसस कहते हैं। अब ये जो डक्टस विनोसस है, ये क्या करेगी, ये जनाब आपके अम्बिलिकल वेन का जितना भी ब्लड है, अम्बिलिकल वेन के अंदर जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, तो ये बात आपने समझी कि अम्बिलिकल वेन के अंदर क्या होता है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये भी मैं बात अभी आपको क्लियर करता हूँ, अभी सिर्फ मैं आपको सर्कुलेशन समझा लूँ। अम्बिलिकल वेन में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डक्टस विनोसस के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो जनाब आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है। जब इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है तो आपका इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो ब्लड होता है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहले उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने से वो एक तरह से मिक्स हो चुके हैं, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हो चुका है। अब इंफीरियर वेना केवा से जो ये ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी है, ये आपके राइट एट्रियम के अंदर जाता है। अब यहाँ से आपने पाथ को फॉलो करना है, ये कहाँ जाता है, ये जनाब आपके एक तरह से राइट एट्रियम में जाता है। जैसे ये आपके राइट एट्रियम में जाता है ना, ठीक है, याद रखें इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड आपके राइट एट्रियम में आएगा वो आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो अम्बिलिकल वेन का जो ब्लड आया है वो आपके राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जनाब आपका जो बेबी के अंदर यहाँ पे एक सुराख होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। उस फोरामेन ओवेल के थ्रू ये जो ब्लड है, ये ब्लड जनाब आपका एक तरह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा। जब ये लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा तो फिर ये जनाब आएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा तो फिर ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है, यानी कि आपका कहाँ चला जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू जो आपका असेंडिंग एओर्टा होता है वहां पे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपकी जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है ना, यहाँ से क्या निकलता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आपका एक तरह से असेंडिंग एओर्टा। इस असेंडिंग एओर्टा के थ्रू चला जाता है। अब ये जो असेंडिंग एओर्टा होता है, ठीक है, ये जो असेंडिंग एओर्टा होता है ये आपको पता है कि फिर आपका थोरैसिक एओर्टा आपका एब्डोमिनल एओर्टा में चला जाता है, और एब्डोमिनल एओर्टा जो होता है ना, ठीक है, एब्डोमिनल एओर्टा वो आगे जाता है और आपकी जो है वो कुछ ब्रांचेस देता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। क्या देता है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी देता है। और एक होती है आपकी एक तरह से इंटरनल इलियक आर्टरी, कौन सी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और आपकी एक तरह से इंटरनल इलियक आर्टरी होते हैं, इंटरनल इलियक आर्टरी होती है। अब ये जो आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, ठीक है, इंटरनल इलियक आर्टरी होती है, वहां से निकलती है आपकी एक तरह से अम्बिलिकल आर्टरीज, ठीक है। क्या निकलती हैं, वहां से निकलती हैं आपकी एक तरह से अम्बिलिकल आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। अब ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वापस से आपके प्लासेंटा की तरफ चला जाता है, ठीक है, ये आपने समझना है। देखो आपने क्या कहना है कि जो आपका इंफीरियर वेना केवा होता है, इंफीरियर वेना केवा के अंदर जितना भी ब्लड होता है, ठीक है, वो आपके राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम के थ्रू फोरामेन ओवेल से गुजरता हुआ आपके लेफ्ट एट्रियम के अंदर चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा। जैसे ही जनाब वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा, वो आपके एक तरह से जो एओर्टा होता है, जो असेंडिंग एओर्टा होता है, याद रखें जो यहाँ पे जो सर्कुलेशन है वो असेंडिंग एओर्टा में आ रही है, यानी कि इंफीरियर वेना केवा असेंडिंग एओर्टा में आएगा, जबकि जो सुपीरियर वेना केवा का ब्लड है वो डिसेंडिंग एओर्टा में आएगा, ठीक है। इसलिए आपने पाथवे को फॉलो करना है। ये आपके असेंडिंग एओर्टा में आएगा। जैसे ये असेंडिंग एओर्टा आएगा तो फिर आपको पता है थोरैसिक एओर्टा बनता है, थोरैसिक एओर्टा से एब्डोमिनल एओर्टा बनता है, एब्डोमिनल एओर्टा से पेल्विक रीजन के ऊपर, पेल्विक रीजन के ऊपर आपकी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी बनती है और आपकी इंटरनल इलियक आर्टरी बनती है।
ये जो इंटरनल इलियक आर्टरी होती हैं वहां से निकलती हैं आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज, जो कि दो होती हैं। और ये अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आपके प्लासेंटा की तरफ चली जाती हैं, यानी कि जो मदर का जो प्लासेंटा होता है वहां पे लेकर चली जाती हैं। फिर इस प्लासेंटा से दोबारा से जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, और आपकी अम्बिलिकल वेन के थ्रू वापस से आपके वही जो सर्कुलेशन होती है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने जो है वो लाजमी नोट करना है। अब मैं यहाँ से जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या होता है कि आपने कहना है कि यार इसमें मसला ये होता है कि आपका जो प्लासेंटा होता है, ठीक है, आपने लिखना है कि आपका क्या होता है, आपका एक तरह से प्लासेंटा होता है। इस प्लासेंटा से थ्रू क्या होता है कि एक अम्बिलिकल वेन ओरिजिनेट होती है। क्या होती है आपकी एक तरह से एक अम्बिलिकल वेन जो होती है वो ओरिजिनेट होती है। देखो ये फीटल सर्कुलेशन इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराऊंगा ताकि आपका कोई भी एमसीक्यू और कोई भी कंफ्यूजन जो है वो मतलब कि ना रहे। आपने कहना कि प्लासेंटा और अम्बिलिकल वेन में जाती है। ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये एक होती है, ठीक है, ये कितनी होती है, एक होती है। अब ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये ऊपर की तरफ जाती है और कहाँ चली जाती है, आपके लीवर के, यानी कि जो बच्चे का जो लीवर होता है वहां पर चली जाती है। जैसे ये लीवर के पास जाती है तो ये आपकी जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है, ये आपका एमसीक्यूज है कि जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है, ठीक है, लीवर के अंदर जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है उसके साथ एनास्टोमोज करती है, उसके साथ मिलती है। जब ये उसके साथ मिल जाती है तो फिर क्या होता है कि वहां से निकलता है एक डक्टस विनोसस। ठीक है, क्या निकलता है, उसको कहते हैं डक्टस विनोसस कहते हैं। अब ये जो डक्टस विनोसस होता है, ये जो ब्लड होता है, डक्टस विनोसस जो होता है, ये आपके अम्बिलिकल वेन का जो ब्लड होता है वो कहाँ पे लेकर चला जाता है, वो आपके इंफीरियर वेना केवा के अंदर चला जाता है। अब ये जो इंफीरियर वेना केवा का जो ब्लड होता है, ठीक है, ये कहाँ चला जाता है, ये आपके राइट एट्रियम में चला जाता है। फिर राइट एट्रियम से कहाँ चला जाता है, ये आपने कहना लेफ्ट एट्रियम। और याद है आपको कि जो जब मैंने आपको चैम्बर पढ़ा रहा था तो चैम्बर में मैंने आपको जो है वो लेफ्ट एट्रियम के बारे में दो तीन बातें लिखवाई थी। ठीक है, यानी कि जो आपका लेफ्ट एट्रियम होता है वो बिफोर बर्थ जो है वो आपका लेफ्ट एट्रियम से एक तरह से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर होता है, यानी कि मिक्स ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर होता है, मैंने आपको लिखवाया था। और जबकि आफ्टर द बर्थ जो होती है वो आपके जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर होता है, वो मैंने आपको लिखवाया था। और अब आपको उसकी समझ आ चुकी है तो उसके सारे का क्या सीन होता है। लेफ्ट एट्रियम में आ गया, फिर जो लेफ्ट एट्रियम होता है, इस लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो आपने कहना कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, आपने कहना असेंडिंग एओर्टा में चला जाता है। जब असेंडिंग एओर्टा आता है, असेंडिंग एओर्टा जनाब आपको पता है थोरैसिक एओर्टा में चला जाता है। ठीक है, किसमें, थोरैसिक एओर्टा में होता है। थोरैसिक एओर्टा के बाद क्या बनता है, थोरैसिक एओर्टा के बाद आपको पता है एब्डोमिनल एओर्टा बनता है। ठीक है, क्या बनता है, आपका एक तरह से एब्डोमिनल एओर्टा बनता है। एब्डोमिनल एओर्टा से जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन के ऊपर जनाब आपकी इंटरनल इलियक आर्टरीज, इंटरनल इलियक आर्टरीज निकलती हैं। उन इंटरनल इलियक आर्टरीज से दो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज निकलती हैं। क्या निकलती हैं, दो आपकी एक तरह से अम्बिलिकल आर्टरीज निकलती हैं। ठीक है, ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बच्चे के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे लेकर चली जाती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके बच्चे के प्लास उसके प्लासेंटा के पास लेकर चली जाती हैं। प्लासेंटा से दोबारा से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और फिर दोबारा से ये सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपने इस तरह आपने नोट करना है। अब यहाँ आई होप सो कि आपको जो है वो यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। देखो मैं यहाँ तक आपको जो है एक और बात जो है वो क्लियर करवा दूं, फिर हम आगे जाते हैं। आपको पता है कि हमारी जितनी भी वेन्स होती है ना, ठीक है, जितनी भी वेन्स होती हैं, ये वेन्स का काम ये होता है कि इन्होंने आपके हार्ट की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स हार्ट जो है वो ब्लड लेकर जाना है, यानी कि जो आपका हार्ट होता है उसकी तरफ ब्लड लेकर जाना है। ठीक है, और जो आपकी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं इन्होंने अवे फ्रॉम हार्ट, यानी कि हार्ट से जो ब्लड अवे लेकर जाना है। ठीक है जी, आपको सबको पता है। लेकिन आपकी जो वेन्स होती हैं, ठीक है, जो वेन्स होती हैं, अगर हम बात करें इनकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, यानी कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपको पता है क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता देता हूँ, वो कमेंट में बता दे ताकि मैं उसको बता दूं। तो जो वेन्स होती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, जो वेन्स होती है ना, वो क्या करती हैं, वो जनाब आपकी एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, किसको, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन जो वेन्स होती है ना, ठीक है, ये जो वेन्स होती हैं ये फिर इनके एक्सेप्शन आ जाता है जी। अगर, ठीक है, अच्छा बताता हूँ आपके क्या होता है कि ये जो वेन्स होती हैं ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें पल्मोनरी सर्कुलेशन की, किसकी, आपकी एक तरह से जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें, प्लस हम बात करें आपकी फीटल सर्कुलेशन की, ठीक है, किसकी बात करें, आपके फीटल सर्कुलेशन,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। ये आपने कहना है कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। अगर हम बात करें आर्टरीज की, ये एक्सेप्शन आपने नोट करनी है, ठीक है, कि वेन्स का जो एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे है, फीटल सर्कुलेशन और आपके तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। जो आपकी आर्टरीज होती हैं, ठीक है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं ये सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के अंदर, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के अंदर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशंस के अंदर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें फीटल सर्कुलेशंस के अंदर, फीटल सर्कुलेशंस के अंदर, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन प्लस आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशंस के अंदर बात करें तो ये उलट हो जाता है। ये क्या करती हैं, ये जनाब आपके एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, किसको, आपके एक तरह जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं, ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया। देखो सिस्टेमिक सर्कुलेशन यार सिंपल सी बात है कि जो आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन होती है ना, ठीक है, यानी कि असेंडिंग एओर्टा से जो पूरी बॉडी को जो ब्लड मिल रहा होता है उसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और पल्मोनरी सर्कुलेशन वो वाली सर्कुलेशन होती है जो आपके लेफ्ट, जो आपके राइट वेंट्रिकल से आपके कहाँ चली जाती है, आपके लंग्स के पास चली जाती है और लंग्स से आपके वापस आपके हार्ट की तरफ आती है, जो इसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट करना है। अब आई होप सो कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि यार ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स होती हैं ये कितनी होती हैं, ठीक है। फिर आपने नोट करना है कि जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं ये मैंने आपको बता दिया ये दो होती हैं, ठीक है, और जो अम्बिलिकल वेन होती है ये एक होती है, ठीक है, तो ये आपने नोट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, वो पूछते हैं कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर, फीटल सर्कुलेशन के अंदर ऐसी कौन सी वेन है या ऐसी कौन सी वेसल है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपने कहना जो अम्बिलिकल वेन होता है इसमें 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कितना, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी कि जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है इसमें बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर ऑप्शन में ना हो, यानी कि अगर ऑप्शन में ना हो और वो कहें कि सेकंड मोस्ट कॉमन वेसल जिसमें आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज्यादा होता है, फिर आपने इंफीरियर वेना केवा की तरफ आना है। किसकी तरफ आना है, इंफीरियर वेना केवा की तरफ आना है। यानी कि पहली सर्कुलेशन जिसमें आपकी बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्बिलिकल वेन और दूसरी जो है वो इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब यहाँ तक आपको पता चल गया कि आपके इंफीरियर वेना केवा का ब्लड का क्या सीन होता है। फिर आपको पता है कि आपका क्या होता है, आपका एक तरह सुपीरियर वेना केवा होता है, ठीक है, क्या होता है, आपके एक तरह से सुपीरियर वेना केवा होता है। अब ये जो सुपीरियर वेना केवा होता है ना, इसका मतलब कि थोड़ा सा अजीब चक्कर होता है। ये सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड होता है ना, ये सुपीरियर वेना केवा क्या करता है, ये ऊपर से आपका क्या लेकर आता है, ये ऊपर से एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है। यानी कि सुपीरियर वेना केवे के अंदर जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है, ठीक है। और सुपीरियर वेना केवा के अंदर क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। अब ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है किसके अंदर, आपके राइट एट्रियम के अंदर। किसके अंदर लेकर आ जाता है, आपके राइट एट्रियम के अंदर। फिर सुपीरियर वेना केवा का ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर कहाँ चला जाता है, आपके जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उस वाल्व के थ्रू आपके कहाँ से कहाँ चला जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। फिर ये जैसे राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आता है तो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर आपको पता है कि क्या होता है, ये जो राइट वेंट्रिकल्स होता है ना, ठीक है, ये जो राइट वेंट्रिकल्स होता है इस राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू आपका क्या निकलता है, इस राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू आपका क्या निकलता है, आपका पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। यानी कि जो मेन पल्मोनरी आर्टरी होती है वो निकलती है, ठीक है, तो ये आपको पता है। अब ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ठीक है, ये जो आपकी एक तरह से पल्मोनरी आर्टरी होती है ये निकलती है जनाब, ये आपके एक तरह से आगे लेकर जाती है आपके उसके ब्लड को सुपीरियर वेना केवा को। लेकिन यहाँ पे मसला है, जो बच्चे का जो लंग्स है, ठीक है, जो बच्चे के जो लंग्स हैं वो एक तरह से कोलैप्स हैं, मतलब वो प्रॉपर मेच्योर नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपर मेच्योर नहीं है। तो अब अगर वो प्रॉपर मेच्योर नहीं है तो उन्होंने आप बच्चे का जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट भी नहीं करना। जब ऑक्सीजनेट भी नहीं करना तो इसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने आपका जो एक तरह से पल्मोनरी ट्रंक होता है, ठीक है, जो आपका पल्मोनरी ट्रंक होता है और जो आपका एओर्टा होता है, जो आपके एक तरह से एओर्टा होता है, ठीक है, जो आपके कहाँ से निकल रहा होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके दरमियान एक शंट बनाया है ताकि आपका जितना भी ब्लड आपके सुपीरियर वेना केवा का आपके राइट वेंट्रिकल में आता है वो सारे का सारा आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ही चला जाए, लंग्स के अंदर ना चला जाए। तो क्या होता है कि जो आपका ये जो पल्मोनरी ट्रंक होता है इसके दरमियान और आपका जो एओर्टा होता है उसके दरमियान एक शंट होता है, ठीक है, इस तरह की एक डक्ट होती है, ठीक है, आपने कहना कि एक डक्ट होता है। अब ये जो क्योंकि ये दो आपकी ये पल्मोनरी ट्रंक था जो कि पल्मोनरी आर्टरी होती है और ये आपका एओर्टा था, ठीक है, अब ये क्या था, ये आपका एओर्टा था। और क्योंकि ये दो एओर्टा यानी कि दो आर्टरीज के दरमियान एक डक्ट है तो इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं, ठीक है। वहां पर था आपका डक्टस विनोसस, यहाँ पर क्या है आपका डक्टस आर्टीरियोसस।
ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है, ठीक है, ये जो डक्टस आर्टीरियोसस है, ये क्या करता है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा का जो ब्लड होता है उसको पल्मोनरी ट्रंक से उठाता है और आपके एओर्टा के अंदर फेंक देता है। और एओर्टा का भी कौन सा पार्ट, आपने कहना डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, कौन सा पार्ट होता है आपका डिसेंडिंग एओर्टा। और ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा में जाता है। आपका जो इंफीरियर वेना केवा का वो तो प्रॉपर सर्कुलेशन में आता है, लेकिन डक्टस आर्टीरियोसस का जो ब्लड होता है, ठीक है, जो पल्मोनरी ट्रंक और आपके एक तरह से एओर्टा के दरमियान है, वो आपके डिसेंडिंग एओर्टा में जाता है। फिर डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, ये आपकी पल्मोनरी आपकी एक सिस्टम सर्कुलेशन के अंदर जो है वो चला जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, क्या होता है कि आपका सुपीरियर वेना केवा का ब्लड आता है, सुपीरियर वेना केवा का ब्लड कहाँ पे आता है, सुपीरियर वेना केवा ब्लड आपके राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम से कहाँ चला जाता है, आपके एक तरह से राइट वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ चला जाता है, आपने कहना कि आपके एक तरह से जो पल्मोनरी ट्रंक होता है या पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर चला जाता है। जब वो पल्मोनरी ट्रंक में आता है तो फिर कहाँ चला जाता है, लंग्स आगे से कोलैप्स हैं, ठीक है, लंग्स प्रॉपर मेच्योर नहीं है, तो वो कहाँ चला जाता है, वो जनाब आपने कहना है आपके डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर चला जाता है, किसके, डक्टस आर्टीरियोसस के अंदर चला जाता है। डक्टस आर्टीरियोसस के बाद जी आपका कहाँ चला जाता है, आपकी जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है उस डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर चला जाता है। डिसेंडिंग एओर्टा के बाद ये कहाँ चला जाता है, आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती है वहां पे चला जाता है, ठीक है, जो ऊपर वाली सर्कुलेशन मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो ये आपका इस तरह प्रॉपर जो वो सीन चल रहा होता है। देखो अब यहाँ पे आपको सारा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जितनी भी मैंने बातें की ना, ठीक है, इसमें क्या था कि जितना भी ब्लड था, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर अभी जितना भी मैंने आपको ब्लड डिस्कस किया वो कहाँ पे जा रहा था, वो आपके राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा था, ऐसे ही है ना, ठीक है। अगर हम इंफीरियर वेना केवा की बात करें तो इंफीरियर वेना केवा का ब्लड जो होता है वो आपके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जा रहा था। यानी कि कहाँ से जा रहा था, आपके राइट हार्ट से, यानी कि राइट साइड टू लेफ्ट साइड जा रहा था, ठीक है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड जा रहा था, ऐसे ही है ना। और अगर हम सुपीरियर वेना केवा की बात करें, सुपीरियर वेना केवा का भी जो ब्लड होता है वो आपके पल्मोनरी ट्रंक और आपके कहाँ चला जाता था, आपकी डिसेंडिंग एओर्टा, यानी कि ये भी आपका राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, ठीक है, कहाँ जाता है, आपके राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाता है, ठीक है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाता है, ऐसे ही है ना। यानी कि जितना भी ब्लड अभी हमने डिस्कस किया वो सारे के सारा आपके राइट हार्ट से आपके लेफ्ट हार्ट तक जा रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बिफोर बर्थ, ठीक है, बिफोर बर्थ जो होती है ना, ठीक है, यहाँ पे एक और बात आपने लिखनी है और ये आपका यहाँ पे एमसीक्यूज क्लियर कर रहा हूँ कि बिफोर बर्थ जो आपका राइट हार्ट होता है, ठीक है, जो आपका राइट हार्ट होता है उस राइट के अंदर जो एक तरह से प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जो राइट हार्ट होता है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जबकि आफ्टर बर्थ, ठीक है, जब बच्चा पैदा हो जाता है आफ्टर बर्थ जो आपका लेफ्ट हार्ट होता है, ठीक है, आपका जो लेफ्ट हार्ट होता है उस लेफ्ट हार्ट के अंदर जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब बिफोर बर्थ प्रेशर क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि आपका जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स होते हैं और आपकी जो पल्मोनरी ट्रंक होती है ये भी प्रॉपर कोलैप्स होते हैं, तो उनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है और रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपके राइट हार्ट के अंदर जो ब्लड होता है वो अकोमुलेट होता है, जिसकी वजह से आपका जो राइट साइड ऑफ हार्ट जो होता है उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अब आपका क्योंकि बिफोर बर्थ आपके राइट हार्ट का प्रेशर बहुत ज्यादा है। और दूसरा फिर हमने देखा कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर जितनी भी आपकी मतलब कि हो रही थी, जितनी भी सर्कुलेशन हो रही थी वो राइट साइड टू, जितना भी ब्लड जा रहा था वो राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जा रहा था। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है कि बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर कौन सी शंटिंग होती है, ठीक है, यानी कि बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर कौन सा शंट होता है, बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सी डायरेक्शन में जाता है, तो आपने कहना बिफोर बर्थ आपका राइट टू लेफ्ट शंट होता है, कहाँ तक, आपका राइट टू लेफ्ट शंट होता है, ठीक है। अगर ये इस तरह एमसीक्यूज पूछे, यानी कि एमसीक्यूज किस तरह आता है, वो कहता है कि बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर कौन सा शंट होता है, तो आपने कहना राइट टू लेफ्ट शंट। अगर वो फिर या इस तरह पूछ सकते हैं कि बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर जो ब्लड की जो एक तरह से डायरेक्शन होती है वो किस तरह होती है, मतलब कि बच्चे के अंदर जो फीटल सर्कुलेशन की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, तो आपने कहना है राइट टू लेफ्ट होती है। और आफ्टर द बर्थ फिर वो पूछते हैं कि आफ्टर द बर्थ जो होती है वो कौन सा शंट होता है, तो आपने कहना आफ्टर बर्थ लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। बिफोर बर्थ राइट टू लेफ्ट शंट होता है और आफ्टर द बर्थ जो होती है वो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी नोट करना है कि शंट वाला क्या सीन होता है। अब यहाँ तक आई होप सो कि आपको जब वो क्लियर हो चुका होगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, राइट एट्रिया का प्रेशर मोर बिफोर द बर्थ होता है, ठीक है। और जिस तरह मैंने आपको लिखवाया, जिस तरह मैंने आपको मतलब कि नोट्स बनवाए, इस तरह आपने कहना कि सुपीरियर वेना केवा का ब्लड कहाँ जाता है, इंफीरियर वेना केवा का ब्लड कहाँ जाता है। अब मुझे सारे जल्दी से बताते हैं, यहाँ तक आप सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी का कोई मसला तो नहीं है। अब मैं आपको थ्योरी लिखवाता हूँ, ठीक है, ताकि आपके सारे जो है वो पॉइंट्स क्लियर हो जाए। जल्दी से बताते हैं, यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी का कोई मसला तो नहीं है, किसी को क्वेश्चन वगैरह तो जल्दी से बता दें।
दूसरे भी बता दें यार, मतलब अगर उनका कोई क्वेश्चन वगैरह है ठीक है तो वो भी बता दें, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर। अब हम आगे आते हैं और आगे डिस्कस करते हैं इसकी थ्योरी को, ठीक है, कि मतलब कि आपको मैंने डायग्राम से समझा दिया, ठीक है, कि डायग्राम्स में मतलब कि सारा क्या सीन होता है। अब हम इसकी जो है वो मैं आपको नोट्स बनवाता हूँ, और नोट्स आपने लाजमी तैयार करने हैं, ठीक है, आपको जो है ये अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी नोट्स के ऊपर, और नोट्स के ऊपर हम जो है वो अपनी लाजमी लिखने की इसकी सारी चीजें क्या होती हैं। आपको मैंने बता दिया कि जो लंग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो फीटल सर्कुलेशन क्यों, मतलब जो फीटल सर्कुलेशन वो क्यों होती है, ये इसी वजह से होती है क्योंकि जो लंग्स होते हैं ना, ठीक है, यानी कि अपन स्टार्टिंग से लिख रहा हूँ कि जो लंग्स होते हैं, लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग, ठीक है, जो लंग्स होते हैं वो प्रॉपर एक तरह से फंक्शन नहीं कर रहे होते। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे होते तो इसी वजह से क्या होता है कि जो वो अपने जो लंग्स होते हैं वो फंक्शन ना करने की वजह से वो आपके एक तरह से जो ब्लड होता है उसको प्रॉपर जब वो एक तरह ऑक्सीजनेट नहीं करते, तो क्या होता है कि जो प्लासेंटा होता है, ठीक है, जो प्लासेंटा होता है वो वर्क्स एज लंग्स, ठीक है, वो मतलब कि लंग्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। और जो अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, जो एक तरह से अम्बिलिकल वेन होती है, वो अम्बिलिकल वेन्स जो होती हैं वो फंक्शंस एज पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, वो किस तरह काम करती हैं, आपकी पल्मोनरी वेन्स की तरह काम करती है, और सारा जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ लेकर जाती है, ठीक है, ये आपने कहना है। फिर आते हैं कि ये जो आपकी जो फीटल सर्कुलेशंस होती है, ठीक है, जो फीटल सर्कुलेशंस होती हैं इसके अंदर वेसल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स होती हैं। तो आपने कहना जो फीटल सर्कुलेशंस होती हैं इसमें मेनली 3 वेसल्स होती हैं, कितनी आपकी टोटल 3 वेसल्स होती हैं। कौन कौन सी वेसल्स होती हैं, आपने कहना कि आपकी एक तरह से अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, क्या होती है, अम्बिलिकल वेन होती है। और ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये एक होती है। ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये क्या करती है, ये जनाब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपने कहना है कि अम्बिलिकल वेन कैरी डीऑक्सीजी सॉरी आपने कहना है जो अम्बिलिकल वेन होती है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, आपने कहना जो अम्बिलिकल वेन होती है इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा, ठीक है, फ्रॉम द प्लासेंटा, ठीक है, जो अम्बिलिकल वेन होता है ये प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द टुवर्ड्स द फीटस, ठीक है, कहाँ तक जाती है, आपके फीटस के पास जाती है, ठीक है, ये आपने लिखना है। फिर आपने कहना जो अम्बिलिकल वेन होती है ये एक होती है, और ये कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा टुवर्ड्स द फीटस। फिर आपने कहना कि क्या होती है कि आपकी क्या होती है एक तरह से अम्बिलिकल अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है, आपकी एक तरह से अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं ये आपने कहना है 2 होती हैं। फिर आपने कहना ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यानी कि ये क्या करती हैं, ये आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। कहाँ से, आपके एक तरह से फीटस से लेकर, ठीक है, कहाँ से डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती है, फ्रॉम द फीटस टुवर्ड्स दी प्लासेंटा, ठीक है, टुवर्ड्स प्लासेंटा, यानी कि ये प्लासेंटा की तरफ आपके एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। यानी कि आपने कहना है कि फीटल सर्कुलेशन क्या होती है, फिर आपने लिखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी वेसल्स होती हैं, आपने कहना है अम्बिलिकल वेन होती है, ये अम्बिलिकल वेन जो होती है एक होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है प्लासेंटा से और फीटस के लीवर की तरफ जाती है, ठीक है, फीटस के जो लीवर होता है उसकी तरफ जाती है। फिर आपने कहना कि अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ये अम्बिलिकल आर्टरीज 2 होती हैं, ये क्या करती हैं, ये जनाब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं आपके फीटस से और प्लासेंटा की तरफ जाती हैं, ठीक है, तो ये आपने लिखना। और अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती है ये 2 होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन्स होती हैं ये मतलब कि ड्राइव कहाँ से होती है, तो आपने कहना एलन टोइन से, ठीक है, एलन टोइस मतलब जो होता है ना आप एलन टोइन से होती है। ये हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कॉन्सेप्ट आएगा। सिर्फ आपने लिखना है कि जो एलन टोइस होती है वहां से आपकी क्या होती है, आपकी ये अम्बिलिकल वेसल जो होती है ड्राइव की जाती है एम्ब्रियोलॉजिकल लाइफ में। अब यहाँ पे जो आता है ना आपके एमसीक्यूज आता है कि आप जो फीटल सर्कुलेशंस होती है, ठीक है, जो फीटल सर्कुलेशंस होती है इसमें टोटल इंपॉर्टेंट शंट कितने होते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें टोटल इंपॉर्टेंट शंट्स कौन से होते हैं। तो आपने कहा जो फीटल सर्कुलेशंस होती है इसमें तकरीबन टोटल 3 इंपॉर्टेंट शंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि फीटल सर्कुलेशन के अंदर 3 इंपॉर्टेंट शंट्स होते हैं। कौन कौन से, मैंने आपको बता दिया कि आपके डक्टस, ठीक है, कौन सा होता है, आपके डक्टस विनोसस होता है, डक्टस विनोसस होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या होता है कि आपके एक तरह से डक्टस आर्टीरियोसस होता है, ठीक है, डक्टस आर्टीरियोसस होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि फीटम जो आपकी फीटल सर्कुलेशन होती है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर टोटल कितने शंट इंपॉर्टेंट होते हैं और वो कौन कौन से हैं, तो आपने कहना डक्टस विनोसस, डक्टस आर्टीरियोसस और जो फोरामेन ओवेल होते हैं ये 3 इंपॉर्टेंट शंट होते हैं, ठीक है, ये आपने लिखना है। अब हम आगे आते हैं और हम डिस्कस करते हैं फीटल सर्कुलेशंस को, मतलब कि उसके स्टेप बाय स्टेप।
पहले आपने स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। उस स्टेप में पहला क्या होता है कि आपकी एक तरह से अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। यानी कि हम स्टार्ट लेंगे कहाँ से, आपके एक तरह से अम्बिलिकल वेन से, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि जो अम्बिलिकल वेन होती है, इट कैरी 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा एंड गोज टुवर्ड्स द लीवर अलोंग विद द पोर्टल वेन, ठीक है। यानी कि जो आपकी होगी पल्मोनरी वेन, सॉरी अम्बिलिकल वेन होगी, ये क्या करेगी, ये तकरीबन 80%, इट कैरी 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। यानी कि ये क्या करेगी, 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, कहाँ से, आपके एक तरह से प्लासेंटा से, ठीक है। यानी कि कहाँ से, आपके एक तरह से प्लासेंटा से कैरी करेगी, और फिर कहाँ जाएगी, एंड गोज टुवर्ड्स द लीवर, ठीक है। फिर जनाब ये आपके एक तरह से लीवर के साथ जाएगी। और कौन सी ऐसी दूसरी वेन होती है जो इसके साथ होती है, आपने कहना है कि अलोंग विद पोर्टल वेन, ठीक है। जो मैंने आपको एमसीक्यूज भी लिखवाया था कि ये पोर्टल वेन के साथ आपकी कहाँ जाती है, आपकी लीवर में जाती है। यानी कि आपने कहना है कि जो अम्बिलिकल वेन होती है, इट कैरी 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड from it carry 80% oxygenated blood from the placenta and goes towards the fetus liver along with the portal vein, ठीक है। जब ये पोर्टल वेन के पास पहुंच जाती है तो फिर ये क्या करती है, फिर जो अम्बिलिकल वेन होती है, फिर आपने कहना है कि जब ये पोर्टल वेन के पास पहुंच जाती है तो अम्बिलिकल जो वेन होती है वो एनास्टोमोज करती है। यानी कि वो एक तरह से एनास्टोमोज, यानी कि वो कनेक्ट हो जाती है किसके साथ, आपकी लेफ्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपकी जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है, कौन सी, आपके कौन सी, लेफ्ट पोर्टल वेन, उसके साथ एनास्टोमोज करती है, उसके साथ मिलती है, ठीक है। जी आपने लिखना है, आपने कहना है कि पहला क्या होता है कि आपकी अम्बिलिकल वेन जो होती है ये 80% ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आपके प्लासेंटा से, और फिर जो फीटस का जो लीवर होता है उसकी तरफ चली जाती है, और उसके साथ पोर्टल वेन भी जाती है। जब आपकी अम्बिलिकल वेन आपकी लीवर के अंदर पहुंच जाती है, वहां पे जो लेफ्ट पोर्टल वेन होती है उसके साथ जाके मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। फिर आपने कहना है कि जो दूसरी इंपॉर्टेंट वेसल इसमें आती है वो कौन सी होती है, वो होती है आपके डक्टस विनोसस, ठीक है। यानी कि जो दूसरा स्टेप स्टार्ट होता था वो होता था आपके डक्टस विनोसस। अब ये डक्टस विनोसस क्या करता, आपको पता है कि ये जो डक्टस विनोसस था ये आपकी कनेक्ट करता था, ठीक है। यानी कि ये कनेक्ट करता था किसको, आपकी अम्बिलिकल वेन को, ठीक है। यानी कि जो आपकी अम्बिलिकल वेन थी उसको कनेक्ट करता था किसके साथ, आपके इंफीरियर वेना केवा के साथ, ठीक है। यानी कि जो आपकी इंफीरियर वेना केवा होता था उसके साथ आपका डक्टस विनोसस उसको कनेक्ट करता था। यानी कि अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा को आपका जो डक्टस विनोसस होता है ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका मैक्सिमम जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको शंट करता है आपके लीवर से आपके इंफीरियर वेना केवा की तरफ। यानी कि डक्टस विनोसस का काम क्या है, आपने कहना कि इट शंट, ठीक है। यानी कि ये फेंक देता है किसको, मैक्सिमम, ठीक है। इट शंट मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 80% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता था वो कहाँ पे होता था, आपके अम्बिलिकल वेन में। तो इट शंट मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लीवर, ठीक है, लीवर फ्रॉम लीवर टू द इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। यानी कि लीवर से आपके इंफीरियर वेना केवा की तरफ ये जो है ये ब्लड को लेकर जाता है। आपने कहना है कि जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है वो लीवर के पास पहुंचती है, लीवर के जब पहुंचती है तो आपकी जो एक तरह से लेफ्ट पोर्टल वेन है उसके साथ एनास्टोमोज करती है। फिर डक्टस विनोसस आता है, ये जो डक्टस विनोसस होता है ये अम्बिलिकल वेन को इंफीरियर वेना केवा के साथ कनेक्ट करता है। ये जो इंफीरियर वेना केवा होता है, डक्टस विनोसस होता है, ये आपके जो एक तरह से लीवर के अंदर जो अम्बिलिकल वेन होती है उसके अंदर जितना भी मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो 80% होता है उसको इंफीरियर वेना केवा के अंदर जो है वो फेंक देता है, ठीक है। जो मैंने आपको डायग्राम बनाई ऊपर जो है वो समझाई थी उसी के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, ठीक है। जी आपने लिखना है। फिर इसके अलावा फिर क्या स्टार्ट होता है, फिर आपने कहना है कि फिर आपका जो है वो एक तरह से डक्टस विनोसस के थ्रू आपकी इंफीरियर वेना केवा के अंदर गया, इंफीरियर वेना के केवा के बाद आपके राइट एट्रियम में गया, ठीक है। अब राइट एट्रियम के बाद क्या स्टार्ट होता है, आपको पता है कि राइट एट्रियम में क्या होता था, आपके एक तरह से फोरामेन ओवेल होता था, ठीक है। यानी कि आपकी जो लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम के दरमियान क्या होता था, एक सुराख होता था जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल। अब ये जो फोरामेन ओवेल ये क्या करता था, ये फोरामेन ओवेल जो था ये आपकी एट्रियल सेप्टम जो है उसके मतलब कि ये जो फोरामेन ओवेल होता है ये आपको पता है, ये हम पढ़ेंगे भी आगे एम्ब्रियोलॉजी में कि आपकी जो एक तरह से फॉर एग्जांपल जी आपका राइट एट्रियम है ये आपका लेफ्ट एट्रियम है उसके दरमियान क्या होता है, बिफोर बर्थ एक सुराख होता है। और जब ये बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं फोसा उवेलस, ठीक है। क्या कहते हैं, फोसा उवेलस, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल जो होता है ये एक होल होता है, आपने कहना ये एक होल होता है, ये एक होल होता है इन द एट्रियल सेप्टम। यानी कि जो दोनों जो आपका राइट एट्रियम होता है और जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना इसके दरमियान ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। क्या कहते हैं, आप सिंपल लिखो एट्रियल सेप्टम कहते हैं। अब ये जो एट्रियल सेप्टम होता है इसके दरमियान एक होल होता है जिसको हम कहते हैं आपका फोरामेन ओवेल। तो आपने कहना फोरामेन ओवेल क्या है, ये एक होल है, ठीक है। यानी कि आपने कहना ये एक होल है किसके अंदर, इन दी एट्रियल सेप्टम, ठीक है। किसके अंदर, आपके जो एट्रियल सेप्टम होता है
जो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो सेप्टम है उसके दरमियान एक होल होता है, और ये बिफोर बर्थ होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बिफोर द बर्थ। लेकिन जब बर्थ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं फोसा उवेलस, ठीक है, क्या कहते हैं, फोसा उवेलस कहते हैं। फोरामेन ओवेल क्या है, एक होल, अ होल इन द एट्रियल सेप्टम बिफोर द बर्थ। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि टू शंट द ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम, यानी कि इसका काम क्या है, ये जनाब ब्लड को शंट करेगा, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है आपकी इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आपके राइट एट्रियम के अंदर, उसको शंट करेगा कहाँ तक, इट शंट दी ब्लड, ठीक है, इट शंट ब्लड कहाँ से लेकर आपके एक तरह से राइट एट्रियम से आपके तरह से राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, जो आपका लेफ्ट एट्रियम होगा वहां तक ये आपके ब्लड को क्या करेगा, शंट करेगा, ठीक है, वहां पे फेंक देगा। ये आपने लिखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो फोरामेन ओवेल होता है, ये बर्थ के बाद इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, यानी जो फोरामेन ओवेल होता है आफ्टर बर्थ इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो आपने कहना जो फोरामेन ओवेल आफ्टर बर्थ इसको कहते हैं फोसा ओवेलस, ठीक है, क्या कहते हैं आपने कहना, इसको हम कहते हैं फोसा ओवेलस कहते हैं, ठीक है, तो ये आपने लिखना है। यहाँ तक हो गया। फिर जो फोरामिन ओवेल के बाद क्या होता है कि आपका जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, वो जनाब आपके एक तरह से जो है वो राइट लेफ्ट एट्री में चला जाता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर आपके असेंडिंग एओर्टा में चला जाता है, फिर आगे चला जाता है आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। फिर यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो दूसरा शंट आता है वो होता है आपका एक तरह से जो आपका डक्टस आर्टीरियोसस है, ठीक है, यानी कि आपका किसका कॉन्सेप्ट आता था, आपके एक तरह से डक्टस आर्टीरियोसस का। जो डक्टस आर्टीरियोसस है आपको पता है कि ये क्या करता है, ये आपका जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, वहां से सुपीरियर वेना केवा के ब्लड को उठाता है और डीऑक्सीजनेटेड डी जो आपके से डिसेंडिंग एओर्टा होता है, डिसेंडिंग एओर्टा के अंदर जो वो पुट कर देता है, ठीक है। तो आपने कहना जो डक्टस आर्टीरियोसस है इट कनेक्ट, ठीक है, ये क्या करता है, इट कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, या पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये पल्मोनरी ट्रंक को कनेक्ट करता है किसके साथ, आपने कहना है कि विद डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, यानी कि जो आपका डिसेंडिंग एओर्टा होता है उसके साथ क्या करता है, एक तरह से कनेक्ट करता है, ठीक है, ये आपने कहना है। अब ये क्या मतलब कि ये आपका पल्मोनरी आर्टरी और डिसेंडिंग एओर्टा को एक तरह से कनेक्ट करता है, तो ये क्या करता है, ये आपका शंट करता है, ठीक है, यानी कि इट विल शंट, यानी कि फेंक देगा सुपीरियर वेना केवा के ब्लड को कहाँ से, आपके क्या से फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी टू असेंडिंग एओर्टा, जो आपका असेंडिंग एओर्टा होता है वहां पे फेंक देगा, ठीक है, यानी कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है, डक्टस आर्टीरियोसस आपने कहना है कि ये क्या करता है, ये जनाब आपका राइट टू लेफ्ट शंट करवाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, राइट टू लेफ्ट शंट करवाता है, क्योंकि ये आपका पल्मोनरी आर्टरी टू जो आपका एक पल्मोनरी आर्टरी डिसेंडिंग एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी डिसेंडिंग एओर्टा तक जो है वो ब्लड फेंकता है। तो इसलिए वजह से आपने कहना है कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका राइट टू लेफ्ट शंट जो है वो करवाता है, ठीक है, जी आपने याद रखना है। अब क्या होता है कि ये जितने भी आपके शंट हैं, ठीक है, ये जितने भी आपके शंट है ना, तो इन्होंने क्लोज होना होता है। अब यहाँ तक आपको जो है वो थ्योरी मैंने लिखवा दी कि डक्टस आर्टीरियोसस का क्या सीन होता है और सारा चीजें। देखो ये आपके जितने भी फोरामेन ओवेल हैं, ये जितने भी चीजें हैं ना, ठीक है, यानी कि डक्टस आर्टीरियोसस है, ये सारी चीजें इन्होंने क्या होना होता है, इन्होंने बर्थ के बाद बेबी के अंदर जो है वो क्लोज होना होता है, यानी कि खत्म होना होता है, क्योंकि इनका जो काम होता है वो मुकम्मल हो चुका होता है, ठीक है। यानी कि आपने कहना है कि क्या होता है कि जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, जब बच्चा एक तरह से बर्थ ले लेता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि जब वो बर्थ ले लेता है तो वो एक तरह से इंस्पायरेशन करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो एक तरह से इंस्पायरेशन करता है। जब वो इंस्पायरेशन करता है तो क्या होता है कि जो आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो है वो बच्चे के अंदर आती है, तो उसके जो लंग्स होते हैं, ठीक है, उसके जो लंग्स होते हैं वो एक तरह से मैच्योर होते हैं। अब यहाँ तक आपने समझना कॉन्सेप्ट कि पहले जो होता है वो आपके जो जितने भी मतलब कि फोरामेन ओवेल थे या डक्टस आर्टीरियोसस थे या आपके एक तरह से डक्टस विनोसस थे ना, ठीक है, वो आपके ओपन होते थे। और आवाज ये आपसे पूछते हैं ऐसे कौन से केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो आपके इन सब चीजों को ओपन रखते हैं, तो आपने कहना है कि ऐसे जो केमिकल्स मीडिएटर जो इन सब चीजों को जो ओपन रखते हैं वो होते हैं आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, क्या होते हैं, आपने कहना है कि आपके एक तरह से देखो ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी कौन कौन से होते हैं, आपने कहना कि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 होता है एंड E2 होता है, ठीक है, क्या होता है, E1 एंड E2 होता है। देखो जितने भी मैंने आपको सुराग पढ़ाए, ठीक है, जितने भी आपके एक तरह से डक्टस आर्टीरियोसस था या आपके डक्टस विनोसस था या फोरामेन ओवेल था, ठीक है, ये बेबी के अंदर जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से ओपन होते हैं, ठीक है। जब ये ओपन होते हैं तो जितने भी काम अभी तक हमने पढ़े हैं ना वो अपने काम जो है वो परफॉर्म करते हैं, वो अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बर्थ जब लेता है तो वो इंस्पायर करता है, जब वो इंस्पायर करता है तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। जब ऑक्सीजन जाती है तो ये ऑक्सीजन क्या करती है,
ये इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन होती है ना, इनको कम कर देती है, ठीक है। यानी कि जो ऑक्सीजन होती है, इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन होती है उनको कम कर देती है। जब इन ऑक्सीजन इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देती है ना, तो फिर क्या होता है, फिर जो आपका जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है, ठीक है, जो आपके तरह से डक्टस आर्टीरियोसस होता है, ठीक है, जो क्या कर रहा था, आपके लेफ्ट टू आपके सॉरी राइट टू लेफ्ट शंट करवा रहा था, वो क्लोज हो जाता है। जब वो क्लोज हो जाता है ना, ठीक है, तो इसके बाद जो मतलब कि जो अडल्ट होता है या जो बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, उसके अंदर डक्टस आर्टीरियोसस के एक रेमनेंट बच जाता है, जिसको हम कहते हैं आपके एक तरह से लिगामेंटम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आपके लिगामेंटम आर्टीरियोसम कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। यानी कि देखो, आपने कहना है बिफोर बर्थ, जब बच्चा पेट माँ के पेट के अंदर होता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये आपके डक्टस आर्टीरियोसस, फोरामेन ओवेल और डक्टस विनोसस को ओपन रखता है, ठीक है, ओपन रखता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, वो एक तरह से इंस्पायर करता है, उसके अंदर ऑक्सीजन जाती है। ये जो ऑक्सीजन होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को कम कर देती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन कम होती है, तो जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है, ये क्लोज, ये मतलब खत्म हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है। जब ये खत्म हो जाता है, जब ये क्लोज हो जाता है, तो इसका एक रेमिनेंट बच जाता है, इसका एक थोड़ा सा जो है वो पार्ट जो है वो बच जाता है, जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम आर्टीरियोसम। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो डक्टस आर्टीरियोसस का जो रेमिनेंट है, उसका नाम बताएं, तो आपने कहना कि लिगामेंटम आर्टीरियोसम होता है, ठीक है, क्या होता है, लिगामेंटम आर्टीरियोसम होता है। अब जो आपका एक तरह से होता है फोरामेन ओवेल, ठीक है, जो आपका फोरामेन ओवेल था, जो आपके एट्रियल फोरामेन ओवेल था, जो एट्रियल सेप्टम के एट्रियल सेप्टम में, यानी कि अब राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम के दरमियान जो सुराख था, वो भी क्लोज हो जाता है। जब वो क्लोज हो जाता है, तो उसके रेमिनेंट को हम कहते हैं फोसा उवेलस, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं फोसा उवेलस। अब ये सारी चीजें क्यों क्लोज हो रही हैं, ये सारी चीजें क्यों क्लोज हो रही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा हो रही है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है वो कम हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं फोसा उवेलस। अब जो आपका दूसरा होता है, आपके एक तरह से डक्टस विनोसस था, कौन सा, आपके एक तरह से डक्टस विनोसस था। डक्टस विनोसस जो आपके लीवर के पास जो है वो ब्लड को जो है वो बाईपास कर रहा था, ठीक है। जो डक्टस विनोसस होता है ना, जब ये मतलब क्लोज होता है, तो इसके मतलब के रेमनेंट को हम कहते हैं लिगामेंटम विनोसम, क्या कहते हैं, लिगामेंटम विनोसम कहते हैं। अब ये जो रेमनेंट आपने लाजमी याद रखने के, फोसा ओवैलिस, लिगामेंटम विनोसम और लिगामेंटम आर्टियोसम किसका होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ये होता है कि जो आपका डक्टस आर्टीरियोसस होता है ना, ठीक है, ये जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है, ये बच्चे के अंदर क्लोज नहीं होता, ठीक है। जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है, ये कभी कभार बच्चे के अंदर क्लोज नहीं होता, ठीक है। जब ये बच्चे के अंदर क्लोज नहीं होता है, इसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, यानी कि क्या कहते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस कहते हैं। ये जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस होता है, इसको आपने कहना है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है और पैदा होने के बाद अगर आपका डक्टस आर्टीरियोसस क्लोज ना हो, तो उसको हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस। अब क्योंकि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस क्यों होता है, क्योंकि जो बच्चे के अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम नहीं होती, ठीक है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होती हैं, इनकी प्रोडक्शन कम नहीं होती। जब इनकी प्रोडक्शन कम नहीं होती, तो इसी वजह से जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है वो ओपन ही रहता है, वो क्लोज नहीं होता। तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है रह जाना, पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस होता है। अब क्या होता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, ये ज्यादा होने की वजह से डक्टस आर्टीरियोसस जो तो वो पेटेंट रह जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, उसके अंदर आपको पता चलता है इसकी पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस है, तो आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, ठीक है, आपने ट्रीट कैसे करना है, आपने ट्रीट इस तरह करना है कि आपने उसके अंदर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम कर देना है, ठीक है। यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्योंकि डक्टस आर्टीरियोसस ओपन रखते थे, ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसी ड्रग्स दे देनी है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो प्रोडक्शन है उसको कम कर दें। और ऐसी ड्रग जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन को कम करती हैं, उसको हम कहते हैं एनएसएड्स, ठीक है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और हमने ये फार्मा में डिटेल से पढ़ा है, और इंशाल्लाह हम दोबारा से जब फार्मा डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसको हम कहते हैं एनएसएड। और एनएसएड में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपने कहना इंडोमेथासिन, कौन सी, आपने कहना इंडोमेथासिन, ठीक है। तो जो इंडोमेथासिन होती है, ये अगर एक पेशेंट आपके पास आता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स की प्रोडक्शन ज्यादा है और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस है, तो आपने इंडोमेथासिन देकर या आइब्रूफन भी दे सकते हैं, आप आइब्रूफन दे सकते हैं, इंडोमेथासिन दे सकते हैं। तो उसके अंदर आप पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस का ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब दूसरा इसमें क्या होता है कि जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस है, इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। लेकिन याद रखें ये आपका जो है वो मेडिसिन का टॉपिक है कि जो आपका पीडी होता है ना, आपका पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस,
ये 12 से 12 घंटे बाद फिजियोलॉजिकल होता है। ये आपने समझना है कि जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस होता है, जब बेबी की बर्थ हो जाती है और बर्थ होने के 12 घंटे बाद तक ये आपका जो है ये फिजियोलॉजिकल होता है। क्योंकि फिजियोलॉजिकल क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ना, ये प्लासेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ से? ये प्लासेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। जब ये प्लासेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होते हैं, तो जब बच्चे की बर्थ होती है तो प्लासेंटा से कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो बेबी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और जो बेबी के अंदर जब ये चले जाते हैं तो इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो तकरीबन 12 घंटे होती है। यानी कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो प्लासेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। जब वो प्लासेंटा से प्रोड्यूस होते हैं तो जब बर्थ होती है बेबी की, तो जब प्लासेंटा बच्चे से सेपरेट होता है, अलग होता है, तो जब वो प्लासेंटा बेबी से अलग होता है तो कुछ जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो डिलीवरी के दौरान बेबी के अंदर चले जाते हैं। अब जब वो बेबी के अंदर चले जाते हैं तो इन प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो हाफ लाइफ होती है वो तकरीबन 12 घंटे होती है। तो बिफोर आफ्टर द बर्थ, सॉरी आफ्टर द बर्थ, पहले 12 घंटे अगर आपको पीडीए मिले तो वो आपका फिजियोलॉजिकल होगा। वो कौन सा होगा? वो फिजियोलॉजिकल होगा। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जो हाफ लाइफ होती है वो 12 घंटे होती है। लेकिन आफ्टर 12 आवर्स, यानी कि अगर 12 घंटे के बाद, बर्थ बच्चे की बर्थ होने के 12 घंटे के बाद अगर आपको पीडीए मिले तो ये आपका पैथोलॉजिकल है। ये क्या है? ये आपके पैथोलॉजिकल है, ठीक है। यानी कि पीडीए फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है और पैथोलॉजिकल भी हो सकता है। अगर आपको पहले 12 घंटे के अंदर मिले तो वो फिजियोलॉजिकल है, अगर वो आपको 12 घंटे के बाद मिले तो वो आपका क्या है? पैथोलॉजिकल है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी समझना है। अब यहाँ तक हो गया पीडीए की बात। देखो अब हम ऊपर चलते हैं और पीडीए में एक और एमसीक्यूज आता है, और वो कौन सा आता है मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको ये बताया कि जो आपका डक्टस आर्टीरियोसस होता है जी, ठीक है, जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है ये आपका क्या करता है? ये आपका राइट टू लेफ्ट शंट करता है। ये आपका राइट टू लेफ्ट शंट करता है, ऐसे ही है ना? ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज ये आता है कि जो पीडीए होता है, ठीक है, जो पीडीए होता है इसमें कौन सा शंट होता है, ठीक है। यानी कि जो पीडीए होता है इसमें कौन सा शंट होता है? तो आपने कहना जो पीडी होता है इसमें लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है, अब लेफ्ट टू राइट शंट क्यों होता है? मैंने आपको बताया कि क्योंकि बिफोर बर्थ आपका राइट साइड में जो आपका जो राइट साइड ऑफ हार्ट उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, और आफ्टर बर्थ जो होता है वो लेफ्ट हार्ट में प्रेशर ज्यादा होता है। अब बच्चा पैदा हो चुका है, बच्चे को पैदा हुए 12 घंटे हो चुके हैं, तो अब क्या हो गया है कि अब जनाब उसकी जो लंग्स प्रॉपर मेच्योर हो चुके हैं ऑक्सीजन की वजह से, और उसके जो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है उसमें प्रेशर ज्यादा हो चुका है। जब उसमें प्रेशर ज्यादा हो चुका है तो डक्टस आर्टीरियोसिस अभी तक क्लोज नहीं हुआ आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स की वजह से, तो उसको हम कहते हैं पीडीए कहते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में प्रेशर ज्यादा है तो ये आपके डिसेंडिंग एओर्टा से जो ब्लड होगा ये आपके पल्मोनरी आर्टरी की तरफ आएगा, तो इसी वजह से क्या होगा? ये आपका लेफ्ट टू राइट शंट होगा। डक्टस आर्टीरियोसिस में आपका राइट टू लेफ्ट शंट होता है, लेकिन पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस में आपका लेफ्ट टू राइट शंट होता है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी चीजों को नोट करना है कि इसके सारे का क्या सीन होता है। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि इसमें और सारे जो आपकी एक तरह से सर्कुलेशन होती है उसमें सारी चीजें। हाँ, दूसरा एक इंपॉर्टेंट काज आती है, वो पूछते हैं कि जो आपका डक्टस पीडी होता है, ठीक है, जो पीडी होती है इसकी मोस्ट कॉमन वायरल काज क्या है, ठीक है। जो पीडी होती है इसकी मोस्ट कॉमन वायरल काज क्या है? तो आपने कहना जो रूबेला वायरस होता है, ठीक है, जो आपका रूबेला वायरस होता है। देखो जब हम बायोकेमिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे, आपने मुझसे बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी है, नर्वस सिस्टम भी पढ़ा है, तो हम पढ़ रहे थे आपकी जो है वो जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था रूबेला वायरस के बारे में, ठीक है। और वहां पे एक मैंने आपको बताया था कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम। देखो यहाँ पे एक एमसीक्यूज आता है, उसको हम कहते हैं कॉन्जेनिटल, ठीक है, क्या कहते हैं? कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम, कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम। अब कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम क्या है? देखो अगर आपसे सिंपल ये पूछा जाए कि जनाब आपका एक तरह से, जी जी बिल्कुल ऐसे ही मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि जो आपको रूबेला ऐसा कौन सा वायरल काज है, यानी ऐसा कौन सा वायरस है जो आपको पीडीए करवाता है, तो आपने कहना है रूबेला वायरस, ठीक है। लेकिन आपका जो रूबेला वायरस होता है ना, इसकी वजह से आपको एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम। अब ये जो कॉन्जेंटल रूबेला सिंड्रोम होता है इसकी वजह से हमें एक ट्राइएड मिलता है। कौन सा ट्राइएड मिलता है? एक हमें पीडीए मिलता है, दूसरा में जो है वो एक तरह से जो है वो कैटरैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है, कैटरैक्ट्स मिलते हैं। कैटरैक्ट्स क्या होते हैं? यानी कि जो ब्लाइंडनेस होती है, अगर बच्चे के अंदर जो है वो मोतिया हो जाए, अब वो कहते हैं ना मोतिया जो है वो हो चुका है, अगर बच्चे के अंदर जो है वो ब्लाइंडनेस हो यानी कि कैटरैक्ट्स हो, और दूसरा डीफनेस, ठीक है, क्या होता है कि डीफनेस यानी कि बहरापन, ठीक है, बहरापन जो आपके एक तरह से इनर ईयर को डैमेज करता है। देखो ये अभी मैं आपको समझाता हूँ।
देखो, आपका जो रुबेला वायरस होता है ना, ठीक है, रुबेला वायरस को हम जर्मन मीजल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन मीजल्स, ठीक है, यानी कि जर्मन मीजल्स। जब हम इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह, जब हम इन्फेक्शियस डिजीज को डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको ये सारे जो है इन्फेक्शन पढ़ाऊंगा। आपने कहना है कि यार ये जो आपका रुबेला वायरस होता है ना, इसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है जिसको हम कहते हैं कोंजेंटल रुबेला सिंड्रोम। अब ये कोंजेंटल रुबेला सिंड्रोम को हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं, यानी कि जो रुबेला वायरस होता है इसको हम जर्मन मीजल्स भी कहते हैं। जब ये बच्चा, मतलब कि जब ये बच्चा आपकी माँ के पेट के अंदर होता है, यानी कि बिफोर बर्थ, अगर ये जो रुबेला वायरस होता है ना, अगर ये माँ के ऊपर अटैक कर दे, ठीक है, किसके ऊपर, जो मदर होती है, जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके ऊपर अटैक कर दे, जब ये उसके ऊपर अटैक करता है ना, तो ये क्या करता है, ये जना प्लासेंटा के, ये जो रुबेला वायरस होता है इसके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि ये प्लासेंटा के पास पहुंच जाए। किसके पास पहुंच जाए? प्लासेंटा। और फिर प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चली जाए, ठीक है, बेबी के अंदर चले जाए। ठीक है, ये आपने समझा है कि जो रुबेला वायरस होता है ना, जब ये प्रेग्नेंट फीमेल के ऊपर अटैक करता है, तो रुबेला वायरस के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि ये प्लासेंटा को क्रॉस करे और प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चले जाए। जब ये प्लासेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर चला जाता है ना, तो ये आपके एक हार्ट को डैमेज करता है, जो बच्चे का जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, उसको डैमेज करता है। जब उसको डैमेज करता है तो उससे वो डक्टस आर्टीरियोसस को क्लोज नहीं होने देता, यानी कि जो डक्टस आर्टीरियोसस होता है उसको क्लोज नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपको पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस मिलता है। ठीक है। दूसरा, ये जो रुबेला वायरस होता है ना, ये बच्चे की आंखों में चला जाता है। किस में चला जाता है? आईज के अंदर चला जाता है। जब ये आईज के अंदर चला जाता है, बच्चे की आंखों के अंदर चला जाता है ना, तो ये उसके लेंस को डैमेज करता है। जो बच्चे के जो लेंस होते हैं, आई के जो लेंस होते हैं, उसको डैमेज करता है। जब ये बच्चे के लेंस को डैमेज करता है तो उसको हम कहते हैं कैटरैक्ट, यानी कि बच्चे की आंखों में मोतिया बन जाता है, यानी कि बच्चे के अंदर ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको जब वो एक तरह से प्रॉपर दिखाई नहीं देता। दूसरा, यही जो आपका रुबेला वायरस होता है ना, ये बच्चे के इनर ईयर में चला जाता है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ानी थी दूसरी आपकी ईएनटी भी पढ़ानी थी, लेकिन क्योंकि आपकी डिमांड ये थी बेसिक हम पढ़ें, तो इसलिए हमने वो ईएनटी अभी तक नहीं पढ़ी। तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो आपने कहना कि ये जो आपकी रुबेला वायरस होता है ये इनर ईयर के पास जाता है और इनर ईयर को डैमेज करता है। जब इनर ईयर को डैमेज करता है तो बच्चे को डीफनेस करवाता है। ठीक है। तो अगर आपके पास एक पेशेंट आपके पास आए, ठीक है, उसको पीडीए हो, ठीक है, उसको जो है वो बाय बर्थ डीफनेस हो, यानी कि बाय बर्थ वो बेचारा सुन ना सकता हो, और वो बाय बर्थ अंधा हो, यानी कि वो ब्लाइंडनेस हो, तो आपने कौन से वायरस के बारे में सोचना है? उसको हम कहते हैं रुबेला वायरस। ठीक है, क्या कहते हैं? रुबेला वायरस। और इसकी वजह से आपको कॉन्जेंटल रुबेला सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा टोर्चिस इन्फेक्शन भी होते हैं, वो हम नहीं डिस्कस करते क्योंकि आप बोर ना हो जाओ, ये ना कहा मुझे गालियां दो। ठीक है। तो ये था आपका एक तरह से जो फीटल सर्कुलेशन होती है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा जो आपकी अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, एक दो रेमनेट्स रह गए हैं। हमने डिस्कस किया था कि आपके क्या होती है, आपके एक तरह से अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है, जो एक होती है। और अम्बिलिकल वेन जब मतलब जब बच्चे की बर्थ हो जाती है ना, तो अम्बिलिकल वेन का जो रेमनेंट होता है ना, उसको हम कहते हैं आपके एक तरह से लिगामेंटम टीरीज हिपेटस। क्या कहते हैं? लिगामेंटम टीरीज हिपेटस कहते हैं। लिगामेंटम टीरीज हिपेटस को हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। यानी कि जो अम्बिलिकल वेन होती है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अम्बिलिकल वेन खत्म हो जाती है और अम्बिलिकल वेन का एक रेमिनेंट रह जाता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंटम टीरीज हिपेटस, फिर इसको हम राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। अब ये जो राउंड लिगामेंट होता है ना, ये जो आपका लीवर होता है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह का आप लीवर समझ लें, मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है, ये आपका लीवर है, तो ये लीवर को इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जो लीवर होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि आपके जो लीवर का राइट लोब होता है और आपका जो लेफ्ट लोब होता है उसको डिवाइड कर रहा होता है। और जब हम सीटी स्कैन करवाते हैं ना, तो सीटी स्कैन के ऊपर ये जो आपका राउंड लिगामेंट लिगामेंटम टेरिस हिपेटस होता है, ये हमें ब्लैक दिखाई देता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट वगैरह होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने ये समझना है कि यार जब ये अम्बिलिकल वेन खत्म हो जाती है तो इसकी वजह से आपका लिगामेंटम टेरिस हिपेटस या राउंड लिगामेंट रह जाता है, जो कि आपके लीवर के राइट लोब और लेफ्ट लोब को सेपरेट कर होता है। फिर आपने कहना जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, कौन सी? जो आपके एक तरह से अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, जो कि दो होती हैं। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी जो कि 2 इन नंबर होती हैं, ये आपके एक तरह से मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है। ठीक है, जो आपके मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है इसके बारे में। अब इसमें जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ तक मुझे ये बता दें जल्दी से कि आपका इसमें कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से बता दें। फ्यूटल सर्कुलेशन के अंदर ये सबको क्लियर है? सारे बता दें जल्दी से, जल्दी से बता दें सारे के सारे, अगर सबको यहाँ तक